यूनिटी जो हमारे पास है, इट इज़ नोन एज अ गेम इंजन। इसका प्राइमरी मकसद है हमारे पास गेम डेवलपमेंट के लिए, बट वी कैन डेवलप एन इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस विद इट एज वेल। उस पर फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। यूनिटी एज अ गेम इंजन का मतलब ये है कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर बेसिक गेमिंग के रिलेटेड जितनी भी फिजिक्स, जितनी भी उसकी डायनामिक कैलकुलेशंस हैं वो ऑलरेडी की हुई हैं। हमारा काम है उनको यूज़ करना। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तो वर्ड के अंदर भी सारा काम किया हुआ है। हमारा काम है कि हम डॉक्यूमेंट लिखें, जो मुझे लिखना है मैं वो लिखूंगा। फिर मुझे बोल्ड करना है तो मुझे उसका कोड नहीं लिखना पड़ता, मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, बोल्ड वाले बटन पे क्लिक किया। इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, टेबल्स इंसर्ट करनी है, इमेज करना है, तो वो सॉफ्टवेयर सारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से यूनिटी भी काम करता है। यूनिटी का भी बेसिक मकसद ये कि गेम से रिलेटेड जितनी भी फंक्शनैलिटी है, ठीक है, वो सारी सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद है और हमने उस चीज़ का इस्तेमाल करना है। अब ऑब्वियसली क्योंकि हम गेम खेलते हैं तो हमें बेसिक्स तो पता है। फॉर एग्जांपल कोलाइड करना, दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में कोलाइड होना एक कोलिजन कहलाता है। तो अब मुझे उसकी कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर बिल्ट इन एक कोलिजन मौजूद है कि दो ऑब्जेक्ट्स अब गेम में जाएंगे तो कैसे कोलाइड करें, ठीक। इसी तरह ग्रेविटी है, वट एवर वी डू इन टर्म्स ऑफ गेमिंग वी हैव अ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्रेविटी, कि कोई चीज़ ज़मीन से गिरे और वो गिरने के हिसाब से ज़मीन के आर पार ना जाए, बल्कि एक जगह से टकरा कर रुक जाए। इसके अंदर ग्रेविटी की कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली, इस तरह प्लेयर मूव करना, उठना, फायर करना, गन्स चेंज करना वगैरह वगैरह। तो एक गेम के अंदर टिपिकली जो भी सिनेरियोज बनते हैं वो सारे इसके अंदर किसी न किसी फॉर्म में मौजूद हैं। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों का 100% नहीं है, हमें कस्टमाइज भी करना पड़ता है। देयर इज स्क्रिप्टिंग इन्वॉल्व एज वेल, इसमें हम सी शार्प की स्क्रिप्टिंग करते हैं। अगर जावा की कोडिंग की हुई है तो 90% सी शार्प जावा के तर्ज पे ही काम करती है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। बहरहाल जो बेसिक स्क्रिप्टिंग होगी वी विल गो थ्रू इट, देन होपफुली इट विल बी क्लियर विद दैट। तो इसमें स्क्रिप्टिंग ज़रूर इन्वॉल्व है, जिसमें हमें किसी हद तक कोडिंग करके, क्योंकि हर बिहेवियर इसमें मौजूद है लेकिन हर बिहेवियर हमारे हिसाब से नहीं है, तो हमें कहीं ना कहीं इसको कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिक इसका जो फंडा यही है कि इट्स अ गेम इंजन दैट प्रोवाइड्स अस द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अ गेम डेवलपमेंट। उसमें जो फिजिक्स हैं, जो कवानीन हैं गेम के, वो सारे के इसके अंदर मौजूद है। दूसरा, इसमें जो दो चीज़ें आती हैं कि वी कैन डू 2D गेमिंग एज वेल एज 3D गेमिंग इनवर्ड्स। तो हम इसमें 2D गेम्स भी काम कर सकते हैं, ठीक है, और 3D गेम्स के ऊपर भी हम बड़ी आराम से इसमें एप्लीकेशन बना सकते हैं। साथ साथ मैंने कहा इंटरैक्टिव गेम्स भी हम इसमें डेवलप कर सकते हैं। इंटरैक्टिव एप्लीकेशन जिसे हम कहते हैं एंड्रॉइड बेस्ड। अक्सर बच्चों की लर्निंग की आती है ना कि क्लिक हेयर, यहाँ पे करो, ड्रैग करो, स्टोरी बुक टाइप रीडिंग की वो इंटरेक्शन हो। वर्चुअल रियलिटी की एप्लीकेशन बना सकते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी की एप्लीकेशन बना सकते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल जैसे थोड़ा सा हम सॉफ्टवेयर से फेमिलियर होंगे, वी विल बी वर्किंग विद दैट। इस वक्त मैंने इसका वर्जन किया हुआ है, ये लेटेस्ट वर्जन है यूनिटी हब 3.4 का। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको unity.com वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे फ्री में अवेलेबल है। ऑल यू नीड टू डू इज डाउनलोड इट। आपको इनिशियली 11 MB की यूनिटी हब का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेगा, छोटा सा 11 MB का है, उसको डाउनलोड करेंगे, उसी को रन करेंगे तो वो एक्चुअली लाइव इंस्टॉलर कहलाता है। वो खुद ही इंटरनेट से कनेक्ट करके पूरा पैकेज आपको डाउनलोड करके देगा, ठीक है। तो हमें पूरा अलग से डाउनलोड 1 GB का ISO अब ये प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, किसी और वेबसाइट पे मिल सकता है, आप वहाँ से उठा सकते हो। तो बेसिक इसको मैंने जो किया था, सिंपली यूनिटी हब पे जाए, यूनिटी की वेबसाइट पे जाएं, डाउनलोड करें यूनिटी हब, उसको इंस्टॉल करेंगे, उसको रन करेंगे, वो ऑटोमेटिकली यूनिटी से कनेक्ट करेगा, पूरा यूनिटी इंस्टॉल करके आपको दे देगा। इंटरनेट ज़रूर उसके लिए चाहिए, आई थिंक 6 से 8 100 MB की फाइल वो खुद ही बैकएंड पे डाउनलोड करके इंस्टॉल करता है। वंस इट इज़ डाउनलोडेड एंड इंस्टॉलेशन, सेकंड स्टेप में वो आपसे पूछेगा क्रिएट एन ID। एक आपने यूट्यूब इसके यूनिटी के ऊपर अकाउंट बनाना है। अगर पहले से बना हुआ है तो सिर्फ लॉगिन करें, नहीं बना हुआ तो वहीं पे ऑप्शन आ जाता है भाईजान क्रिएट करो। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, वो ब्राउजर ओपन करेगा, आपका यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस और नेम, ये 4 चीज़ें पूछता है। एक्सेप्ट करके ओके करेंगे, यूनिटी का आपका अकाउंट बन जाएगा। वेरीफाई करने के लिए ईमेल भेजता है, जैसे कोई भी अकाउंट होता है वेरीफाई करने के लिए ईमेल भेजेगा, भाई ईमेल पे क्लिक किया तो अकाउंट आपका वेरीफाई हो गया। वो ऑटोमेटिकली पे जैसे वेरीफाई करेंगे ना, यूनिटी का सॉफ्टवेयर खुद ही उसको डिटेक्ट करके आपका काम ओके हो जाएगा। तो आप वंस इट इज़ लॉग्ड इन तो आपके पास ये वाली विंडो आ जाएगी। यहाँ पे 4 चीज़ें बता रहा है आपको, प्रोजेक्ट्स जो आपने प्रीवियस ओपन किए हुए होंगे, इंस्टॉल कौन सा वर्जन आपने इंस्टॉल किया हुआ है, लर्निंग में चले गए तो कुछ लर्निंग के टूल्स हैं, इसके ट्यूटोरियल्स हैं, वो ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं यूनिटी ने अपनी तरफ से भी, आप इनको भी देखकर थोड़े बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं हम, ठीक है। इसी तरह से कम्युनिटी इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू, यूनिटी की कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल है। बहुत सारे फोरम्स बने हुए हैं, बहुत सारे डिस्कशन ग्रुप्स हैं, कहीं पे भी यार ये चीज़ कैसे, ये चीज़ कैसे, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस लेवल की हर किसी की हेल्प हमें बड़ी आराम से यहाँ से मिल जाती है। बहरहाल प्रोजेक्ट्स पे आकर हम क्लिक करते हैं न्यू के ऊपर, तो न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑल टेम्पलेट्स हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स के टेम्पलेट्स हैं, कोड टेम्पलेट्स हैं, सैम्पल्स हैं, लर्निंग के हैं, ठीक है।
ऑल टेम्पलेट्स में चले जाएं तो यूजुअली यहाँ पे ऑल टेम्पलेट्स बेसिक आ जाने चाहिए। आ जाओ, खुल जा सिम। चलें ठीक। अब यहाँ पे बेसिकली कुछ सैंपल्स आते हैं, इनके कुछ प्री डिफाइंड बिल्ट इन टेम्पलेट्स गेम पड़ी हैं, डेमो गेम्स कर लेते हैं। उनमें से आप चूज़ कर सकते हो, जैसे सैंपल में चले गए तो सैंपल गेम्स आ जाती हैं, और वहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हो कि यार मुझे कौन सी किस टाइप की सैंपल गेम उस पर काम करना है, वो यहाँ से डाउनलोड करके आप उस पर कर सकते हैं। कोर कुछ इसके बेसिक हैं कि 3D पे काम करना है, 2D पे काम करना है, ये आपको पहले बताना पड़ेगा ताकि उस हिसाब से आपको ये इंटरफेस प्रोवाइड करें। कुछ रनर गेम जैसे हो गई, 3D मोबाइल गेम्स हो गई, 2D मोबाइल गेम्स हो गई, ये बेसिक सेटअप उसने दिया हुआ है। अब इसलिए क्योंकि हमें अभी कुछ पता ही नहीं है तो डेमो में जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम 3D पे क्लिक करते हैं, आगे चल के एग्जाम्पल हम 2D गेम का भी करेंगे, तो यू कैन गेट एन आइडिया हाउ दिस इज बेसिकली वर्किंग। सो वंस यू क्लिक ऑन 3D, क्लिक ऑन यू कम हियर, अपने प्रोजेक्ट का नाम बता दें, जो भी आपने प्रोजेक्ट का नाम देना है, क्लिक ऑन क्रिएट, तो प्रोजेक्ट बना के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो जैसे अभी उसने 2-3 मिनट मुझे लिए, वो लाइब्रेरीज वगैरह सिंक करके 1-2 मिनट लेता है, आपकी ये इंटरफेस ओपन हो जानी चाहिए। तो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करके हमने ओपन किया, हमारे पास बेसिक इंटरफेस अपीयर हो गया। सो नाउ दिस इज द बेसिक टिपिकल इंटरफेस जो हमें यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये पूरा एनवायरनमेंट जो है, हमें थोड़ा सा पहले तो GUI को मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि यार GUI क्या चीज़ है, उसमें क्या फीचर्स दिए हुए हैं, और फिर उसकी गेम डेवलपमेंट के हिसाब से बेसिक एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू अपीयर हियर तो आपको एक व्यू पोर्ट मिलेगा, इसको हम कहते हैं व्यू पोर्ट। ठीक है, इस व्यू पोर्ट के अंदर हमें एक कैमरा एंगल दिया गया है, जैसे रियल लाइफ में भी देखने के लिए हमें आंखें चाहिए, तो यहाँ भी 3D इन्वायरमेंट है, ये 3D स्पेस है, इस 3D स्पेस में देखने के लिए हमें एक कैमरा चाहिए। तो इस वक्त एक पर्सपेक्टिव के नाम से कैमरा उसने बनाया हुआ है जो मुझे 3D सीन दिखा रहा है। सीन का मतलब ये कि एक स्टेज बनी हुई है, जैसे जहाँ पे एक्टर्स खड़े हैं, लाइट्स, कैमरा, एक्शन और सारा चीज़ें, प्रॉप्स और सब चीज़ें लगी हुई है ना, जहाँ पे मतलब एक शूटिंग होने आ रही है ना, तो एक सेटअप पूरा बना हुआ है। तो ये एक एम्प्टी सीन हमें दिया गया। इस एम्प्टी सीन के ऊपर मैं पूरी अपनी डेवलपमेंट गेम की करता हूँ। पूरा का पूरा शहर हम इस पे मॉडल करते हैं, पूरे का पूरा सिटी आ सकता है, या एक सिंपल रूम के अंदर के एनवायरनमेंट दिखानी है, आपके ऊपर है आप क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये एक अनलिमिटेड सा स्पेस है, इसको पूरा एक सीन एरिया हम कहते हैं। यही टैब उसने ऊपर यहाँ पे किया हुआ है, पर्सपेक्टिव एक कैमरा एंगल से ये सीन हमें दिखा रहा है। ओके, इस व्यू पोर्ट के अंदर हमें 2 चीज़ें मिल रही हैं, एक हमें मिल रहा है मेन कैमरा बना हुआ है ऑलरेडी, दूसरा उसने लाइट रखी हुई है। ये वो कैमरा है कि जो गेम व्यू जिसे हम कहते हैं कि गेम के एंगल में हमें क्या दिखाएगा, और ये लाइट दी हुई है डिफॉल्ट में ताकि हमें चीज़ें नज़र आ सकें। ओके, ग्रिड नज़र आ रही है, ये नीचे ज़मीन के एरिया को इंडिकेट करती है कि यहाँ तक ज़मीन है, इसके नीचे समझो ज़मीन के आप नीचे जाके काम करोगे, डिपेंडिंग ऑन आप क्या करना चाह रहे हो। ऊपर स्काई का एक ब्लू कलर का डोम नज़र आ रहा है, और ये एक एम्प्टी अनलिमिटेड सा स्पेस है, अगर आप चलते गए तो समझो कभी ख़त्म नहीं होगा, बहुत बड़ा सीन है, आप पूरा शहर इसमें मॉडल करके गेम्स के बनते हैं। बाय डिफॉल्ट इसने 2 कैमरा और ये लाइट बना दी। आगे चल के हम और कैमरास भी ऐड करते हैं, हम और लाइट्स भी ऐड करते हैं, अपने हिसाब से सीन करते हैं। ठीक है, इस कैमरा के अंदर हमारे पास, इस सीन के अंदर हमारे पास ये बेसिक 2 सेटअप आ गया। जितना काम है हमने इस व्यू पोर्ट के अंदर काम करना है। उसके बाद ऊपर गेम की एक टैब गिवन है, ये गेम की टैब वो व्यू है कि जब यूजर गेम खेलने जाएगा तो मुझे क्या व्यू नजर आएगा। इस वक्त हमें ये वाला व्यू नजर आएगा, ये वाला व्यू इस कैमरा के थ्रू नजर आएगा, जो ये छोटा कैमरा इधर है और यहां से भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, तो इसका प्रीव्यू देखो यहां पे भी दे रहा है। मैं गेम की टैब में आ गया तो ये वही व्यू आ गया। तो जब गेम आप प्ले करोगे तो बेसिकली ये वाला व्यू हमें नजर आ रहा होता है। उसके बाद लेफ्ट साइड पे हायरार्की पैनल है, जितने भी सीन के अंदर मैं ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता जाऊंगा, ठीक है, वो सब के सब यहां पे नजर आते जाएंगे। मैं मल्टीपल कैमरा क्रिएट कर सकता हूं, मैं मल्टीपल लाइट्स क्रिएट कर सकते हैं, हम इसमें ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, लोकेशंस, बिल्डिंग्स, गन्स, कैरेक्टर्स, एनिमीज, ज़ॉम्बीज, जो टाइप की आप गेम बना रहे हैं वो सब के सब यहाँ पे लिस्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो जस्ट लाइक ए टेबल ऑफ कंटेंट, जस्ट लाइक एन इंडेक्स, ये पूरा एक हायरार्की पैनल है जिसमें हम काम भी करते हैं। इसका बहुत यूजफुल अप्रोच भी है, इससे हम सीन को ऑर्गेनाइज भी करते हैं, देख रहे होते हैं भैया इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है, इसी के हिसाब से फिर हम वर्किंग भी हो रही होती है, और ये हमें ओवरऑल एक लिस्टिंग दे रहा होता है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ गए तो प्रोजेक्ट विंडो बनी हुई है, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट के हिसाब से फाइल्स और स्ट्रक्चर है, फोल्डर स्ट्रक्चर है, वो सारा हमें यहाँ पे विजिबल हो रहा होता है। तो मैंने न्यू प्रोजेक्ट किया हुआ है, इसमें एसेट्स के फोल्डर के अंदर में हूँ, यहाँ पे सीन्स का एक फोल्डर बना हुआ है, बाकी सब ब्लैंक है। जो जो हम काम करते जाएंगे उस हिसाब से यहाँ पे अपने फोल्डर बनाते जाएंगे, फोल्डर रखते चले जाएंगे। ठीक है, इसी हिसाब से राइट साइड पे एक इंस्पेक्टर पैनल दिया हुआ है, यहाँ पे जितनी भी सेटिंग्स होंगी ना किसी भी चीज़ की, वो सब की सब यहाँ पे अपीयर हो जाएंगी। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली चीज़ हम करते हैं, मेन्यू में आ गए,
गेम ऑब्जेक्ट्स में गए, मैं 3D ऑब्जेक्ट्स में गया और मैंने क्यूब बना दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने क्यूब क्रिएट किया तो दो तीन चीजें हो गई। पहली, हायरार्की के अंदर एक क्यूब नजर आ रहा है मुझे, व्यू पोर्ट के अंदर भी एक क्यूब बना हुआ आ गया, उसके ऊपर ये एरोज नजर आ रहे हैं, मैं इस पर भी आता हूं, साथ साथ इंस्पेक्टर के ऊपर बहुत सारी प्रॉपर्टीज खुल गई। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हमारे साथ साथ हुई। पहला, क्योंकि मैंने अभी एक नया ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑब्जेक्ट मैंने कहा हायरार्की में उसने दे दिया कि यार ये ऑब्जेक्ट सीन में ऐड हो चुका है। यहां पे मुझे इंडिकेट कर रहा है कि एक क्यूब है जो सीन में इंडिकेट हो चुका है। मैं सीन में आया तो मुझे इस ग्रिड के ऊपर एक क्यूब नजर आ रहा है। ठीक है, इस ग्रिड को, इस ऑब्जेक्ट को क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया हुआ है तो इसके गिर्द मुझे ये ऑरेंज कलर का बॉर्डर नजर आ रहा है, इंडिकेटिंग कि ये ऑब्जेक्ट भाईजान हमने सेलेक्ट किया हुआ है। हमने कहा ठीक। उसके बाद क्योंकि मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है तो इंस्पेक्टर में जो ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करोगे उसकी सेटिंग्स यहां पर आ जाएंगी। ठीक है, और इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डोंट वरी, वी विल गो थ्रू देम ईच एंड एवरी ऑप्शन एंड हाउ दे बेसिकली आर यूज्ड, सारी चीजें करते हैं। ठीक है, इस वक्त इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं वापस आऊं, मैं इंस्पेक्टर पे बाद में आता हूं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कि यार ये क्या चीज है। तो इस वक्त हमने एक क्यूब बनाया, 3D क्यूब। नाउ दिस इज अ 3 डायमेंशनल क्यूब, और ये मुझे नजर भी आ रहा है कि इसमें हाइट भी है, विड्थ भी है, डेप्थ भी है। 3D क्यूब होने का मतलब ये कि इसमें तीनों डायमेंशंस है। नाउ 3 डायमेंशंस का मतलब ये हुआ कि एक ऑब्जेक्ट की जब 3 डायमेंशंस मेरे पास मौजूद हैं तो मैं उसकी एक्स में भी, उसकी वाई में भी और उसकी जेड एक्सिस में भी जा सकता हूं। बाय डिफॉल्ट हर ऑब्जेक्ट की हमारे पास एक इंडिविजुअली एक्स वाई जी कैलकुलेट होती है। ऑब्जेक्ट की एक्स एक्सिस उसकी लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, जेड एक्सिस उसके फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड्स, और वाई एक्सिस उसके अप एंड डाउन को हम डिफाइन करते हैं। इसी तर्ज पे मैं ऑब्जेक्ट को मूव भी कर सकता हूं एक्स एक्सिस में, इस एरो को पकड़कर एक्स में पकड़ा तो ऑब्जेक्ट एक्स में मूव हो रहा है, जेड में पकड़ा तो ऑब्जेक्ट जेड में मूव हो रहा है, वाई में पकड़ा तो ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस में मूव हो रहा है। यही चीज 3D में है, ये आप 2D में नहीं कर सकते। इतनी चीजें अप डाउन होती है, लेफ्ट राइट होती है, लेकिन बैक एंड फॉरवर्ड नहीं हो सकती। तस्वीर खींची तो मैं इसको सेलेक्ट करके फेस को 2D के अंदर तो मूव कर रहा हूं एक्स वाई में, लेकिन मैं कहूं यार इसको जरा पीछे ले जाऊं, आगे पीछे वाले बंदे को आगे ले आऊं, वो हम नहीं कर सकते क्योंकि वो 2 डायमेंशंस में फिक्स्ड हो गया। यहां पे हमारे पास 3 डायमेंशंस में ऑब्जेक्ट आ गया जिसके हिसाब से मैं इसको कहीं भी मूव करके रख सकता हूं। फिर मैं अगर चाहूं तो इस ऑब्जेक्ट के करीब भी चला गया, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं इस ऑब्जेक्ट के गिर्द भी घूम रहा हूं। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, मैं इसके करीब भी आ गया और आई कैन सी इट्स फ्रॉम ऑल डिफरेंट एक्सिस, जैसे कि ये वाकई रियल में मौजूद है। ठीक, अब हालांकि मेरा मॉनिटर 2D है, मेरा डिस्प्ले यूनिट 2D है, ये पिक्सेल्स में डेटा दिखा रहा है, लेकिन आई एम स्टिल एबल टू व्यू ऑल 3 डायमेंशंस ऑफ इट। व्हाई? बिकॉज ये व्यू पोर्ट को स्पेसिफिकली 3 डायमेंशनल प्रिंसिपल के तहत कैलकुलेट किया गया। अब हो ये रहा है कि जैसे ही मैं कैमरा को चेंज कर रहा हूं, इस वक्त मैं क्योंकि पर्सपेक्टिव कैमरा से देख रहा हूं तो मैं कैमरा को एंगल चेंज कर रहा हूं, जैसे ही मैं एंगल चेंज कर रहा हूं इस ऑब्जेक्ट का नई तस्वीर रिकैलकुलेट होकर ग्राफिक्स कार्ड से हमारे पास स्क्रीन पर रीड्रॉ हो रही है। फिर मैंने कैमरा एंगल चेंज किया, नई तस्वीर रीड्रॉ हुई, फिर मैंने कैमरा एंगल चेंज किया, तो एट एवरी पॉइंट इस 3D ऑब्जेक्ट की बैकएंड पे कैलकुलेशन हो रही है, स्क्रीन पे रिफ्रेश हो रही है। हमें पता है क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि रिफ्रेश रेट स्क्रीन का इतना ज्यादा है कि वो इतना जल्दी कैलकुलेट कर रहा है कि हमें लग रहा है कि यार कमाल है, हम 3D ऑब्जेक्ट पे पूरा काम कर रहे हैं। देखा, जबरदस्त हो गया। ठीक है, तो इस वजह से ये 3D व्यू है, इस व्यूज को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनको मैंने छोटा कर दिया, इसको मैंने बड़ा कर दिया, ये कंप्लीटली रीऑर्गेनाइज हो सकता है। आपने इनको हाइड करना चाहें आप इनको हाइड कर दें, स्मॉल कर दें, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वांट टू डू इट। इसके अंदर जो अभी एरो नजर आ रहे हैं इसको हम कहते हैं पोजीशन टूल या मूव टूल। ठीक है, इस मूव टूल को हम एक्सेस करते हैं इस सब टूल बार से। छोटी सी एक टूल बार गिवन है, यहां पे ऊपर आ गया मूव टूल। मूव का मतलब कि ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को चेंज करना। ठीक है, ग्राफिक्स में इसका हम टर्म यूज करते हैं ट्रांसलेट। ग्राफिक्स जब हम पढ़ेंगे 3D ग्राफिक्स के अंदर चैप्टर जब आएगा तो उसमें हम इसको 3D उसमें ट्रांसलेट करके लफ्ज यूज किया गया। ट्रांसलेट मीन्स चेंजिंग द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मूविंग एन ऑब्जेक्ट। तो मूव टूल कह दिया, ट्रांसलेट कह दिया, पोजीशन टूल कह दिया, बात एक ही है, तीनों का लफ्ज का मतलब ये। एक गिज्मो हमारे पास आ जाता है, एक ये मैनिपुलेटर कह लें, गिज्मो कह लें। एरोस इंडिकेट कर रहे हैं किस डायरेक्शन में आपने ऑब्जेक्ट को मूव करना है, एक्स वाई जी के हिसाब से ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। रोटेट है दूसरा बटन, रोटेट पे क्लिक किया तो इसके गिर्द 3-4 रिंग्स आ जाएंगी। ये रिंग्स इंडिकेट करनी है कि मैं अगर रेड पे क्लिक करूंगा तो एक्स एक्सिस में रोटेट करेगा, ग्रीन में क्लिक किया तो वाई एक्सिस में रोटेट करेगा, ब्लू पे क्लिक किया तो जेड एक्सिस पे रोटेट करेगा। ठीक है, इससे हम ऑब्जेक्ट को रोटेट भी कर सकते हैं किसी भी डायमेंशन में। तीसरा है स्केल। स्केल मींस चेंजिंग द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैंने ऑब्जेक्ट के ग्रीन बॉक्स पे क्लिक किया तो ऑब्जेक्ट की साइज चेंज हो गई।
मैंने y पे ब्लू में क्लिक किया तो ब्लू में चेंज हो गई, इसी तरह से z पे x पे क्लिक किया, सॉरी रेड वाले पे, तो x में चेंज हुई। मैं सेंटर पे क्लिक करूंगा तो ऑब्जेक्ट की तीनों एक्सेस एक साथ चेंज होंगी। ठीक है, ये कहलाते हैं 3 बेसिक टूल्स। इनके हमारे पास शॉर्टकट्स आ जाते हैं कि आप W इज इक्वल्स टू मूव टूल, ठीक है, E इज इक्वल्स टू रोटेट एंड R इज इक्वल्स टू स्केल। ठीक है, ये हमारे पास 3 टूल्स आ गए। W से मूव, E से रोटेट, R से स्केल। तो WER की कीज कंस्टेंटली हमारे पास फिंगर्स उसकी कीबोर्ड के ऊपर रहती हैं, हम इनको मूव रोटेट स्केल कर सकते हैं। ठीक है, मूव रोटेट स्केल हुआ, यहां से भी हम एक्सेस कर रहे हैं, या WER आप प्रेस करोगे तो W से मूव हुआ, ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं किसी भी जगह पे, और E से रोटेट करना हुआ, L से स्केल करना हुआ, चेंज कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ये तीनों ऑपरेशन हम कर रहे हैं, साथ साथ इनकी वैल्यूज यहां पे अपडेट हो रही हैं। अब आ जाते हैं इंस्पेक्टर के अंदर। इंस्पेक्टर मुझे इस ऑब्जेक्ट की तमाम प्रॉपर्टीज और उसकी वैल्यूज और सेटिंग्स बता रहा है। यहां पे सबसे पहली चीज दी हुई है पोजीशन। पोजीशन x की करंट क्या हुई, y की क्या हुई, z की क्या हुई। एग्जैक्टली एक्सिस के हिसाब से इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या बैठी मुझे यहां पे दे रहा है। हमने छेड़छाड़ कर दी है, लेट्स रीसेट इट। x को 0 कर दिया हमने, y में भी कहा 0 हो जाओ, z में भी आके 0 टाइप किया, ऑब्जेक्ट मेरा 0 पे हो गया। ठीक है, 0 0 पे चला गया। हमने इसको रोटेट भी कर दिया था, तो रोटेट में भी आके आप 0 करो, इधर क्लिक करके 0 किया तो रोटेशन भी भाईजान की 0 हो गई। स्केल पर आ गया, स्केल में आके मैंने 1 किया, 1 किया, 1 किया, तो ऑब्जेक्ट मेरा वापस अपनी डिफॉल्ट पोजीशन पे हमारे पास मूव हो गया जैसे बनाया था। अब स्केल को हमने 1 1 1 किया, स्केल मींस साइज। ठीक है, रोटेट इज 0 डिफॉल्ट वैल्यू, स्केल पोजीशन डिफॉल्ट वैल्यू 0, स्केल हमेशा 1 रहता है क्योंकि स्केल का मतलब साइज, साइज 0 का मतलब देयर इज नो ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो साइज अगर आप 0 कर दोगे तो बेसिकली ऑब्जेक्ट आपका खत्म हो गया, क्योंकि अब उसकी साइज 0 हो गई। तो 0 बेसिकली यहां पे अगर हम मैथमेटिक्स में जाएंगे तो मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई वैल्यू अप्लाई होती है, ट्रांसलेट में प्लस का फॉर्मूला लगता है मैट्रिसेस में, 2 मैट्रिसेस को प्लस करते हैं, रोटेशन में हम कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यूज यूज करते हैं एंगल को डिटरमाइन करने के लिए, और स्केल के अंदर मल्टीप्लिकेशन यूज होती है मैट्रिसेस के अंदर। तो जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए स्केल हमेशा हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का डिफॉल्ट में 1 1 1 1 मिलता है। ठीक है, तो 1 1 आ गया। तो ये रहा इसमें ट्रांसलेट रोटेट स्केल की 3 पैरामीटर्स हमने यहाँ पे एक्सेस किए। इसी तरह से क्यूब का एक पैरामीटर यहाँ पर आ गया। ये इंडिकेट कर रहा है कि जब इसका मैं फाइनल गेम में आउटपुट निकालूंगा तो एक सॉफ्ट चीज कहलाती है रेंडरर, जो इस सिस्टम को रेंडर करके फाइनल आउटपुट जनरेट करके देता है, वो इसको किस तरीके से कैलकुलेट करे। तो बाय डिफॉल्ट मैश है, क्यूब है, तो इसको क्यूब ही उठा रहा है। अगर इसके सर्किल पे क्लिक किया तो एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें कैप्सूल आ गया, सिलेंडर आ गया, स्फेयर आ गया, या ऐसे हमने 3D ऑब्जेक्ट्स और बना के जब इंपोर्ट करेंगे, जैसे ह्यूमन कैरेक्टर करेंगे, तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ये ग्राफिक्स को बताने के लिए कि यार किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, इसकी कैलकुलेशन आपने कैसे करनी है। नीचे आ जाएंगे, मटेरियल्स आ गए, इसके ऊपर मटेरियल की प्रॉपर्टी कैसे आएगी। मटेरियल्स क्या है मैं अभी अप्लाई करके बताऊंगा। लाइट इसके ऊपर कैसे अप्लाई करे, इसके ऊपर प्रोबिंग इफेक्ट कैसे आए, और फिर कोलाइडर जैसे मैंने कहा कि इसके ऊपर बाय डिफॉल्ट अप्लाई किया हुआ है कि 2 ऑब्जेक्ट्स जब गेम में होंगे तो ऑटोमेटिकली खुद ही टकराएंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोलाइडर का इफेक्ट ऑटोमेटिकली लगा हुआ है, हम डिलीट भी कर सकते हैं, अपना भी लगा सकते हैं, वरना बाय डिफॉल्ट भी लगा हुआ है। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं जो ऑलरेडी की हुई हैं। जैसे से आप गेम में एक्सप्लोर करते जाएंगे, इन सेटिंग्स के हिसाब से हम इनको चेंज करते जाएंगे टू जनरेट डिफरेंट काइंड ऑफ रिजल्ट फॉर अस। ठीक है, तो इसीलिए ज्यादा सेटिंग्स पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बी रिलैक्स। पोजीशन को हम कंट्रोल करते हैं कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम किस चीज पे काम कर रहे हैं। ये रहा बेसिक, ट्रांसलेट करना, ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को चेंज करना, ठीक है, रोटेट करना, स्केल करना, और फिर उनकी वैल्यूज को यहाँ पे टैली करना। अच्छा, फाइनली जो चीज इसमें एक और हम अभी मैं करता आ रहा हूं वो है कैमरा को कंट्रोल करना, क्योंकि ये कैमरा एंगल मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, एक सीन व्यू के अंदर कैमरा एंगल नजर आ रहा है, और ये कैमरा है पर्सपेक्टिव कैमरा, जो वर्किंग कैमरा जिस पे हम काम कर रहे होते हैं। इस कैमरा को भी कंट्रोल करना लाजमी है। इस वक्त मैं कर रहा हूं अल्टर लेफ्ट माउस क्लिक से कैमरा को डॉली, एक वर्ड यूज होता है कैमरा को, मतलब जिसको हम कहते हैं ना किसी के गिर्द यूं घुमाना, ठीक है ना, तो किसी ऑब्जेक्ट के गिर्द में घुमाने को टेक्निकली वर्ड यूज किया जाता है सिनेमेटोग्राफी में, डॉली। तो यहां पे हम डॉली कर रहे हैं। ठीक है, डॉली का मतलब ये बेसिकली कैमरा को आप रोटेट कर रहे हो ऑब्जेक्ट के गिर्द, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट। इसके लिए जो हम शॉर्टकट यूज करते हैं वो है अल्टर प्रेस लेफ्ट माउस क्लिक इज इक्वल्स टू कैमरा रोटेट, या जिसको हम कह रहे हैं डॉली। ठीक है, अल्टर प्लस लेफ्ट माउस क्लिक
तो लेफ्ट माउस और अल्टर भी दबा के रखा और लेफ्ट माउस से हम जब व्यू पोर्ट में ड्रैग करेंगे तो लेफ्ट राइट ड्रैग करेंगे तो कैमरा लेफ्ट एंड राइट रोटेट करेगा, अप एंड डाउन करेंगे तो कैमरा अप एंड डाउन करेगा। तो सिंपली कहानी यही है। तो फॉर एग्जांपल मैंने अल्टर दबाया कि माउस का लेफ्ट एंड राइट दबाया, अब मैं लेफ्ट पे गया तो कैमरा लेफ्ट, राइट किया तो राइट, अप किया तो अप, डाउन किया तो डाउन, ठीक है। और फिर जूम इन जूम आउट, ये कैमरा हमारे पास ऑब्जेक्ट के गिर्द हो गया। फॉर एग्जाम्पल कैमरा हमारे पास दूर चला गया, मैंने इधर उधर कर दिया, मोशन खराब कर दिया। अब मैं ऑब्जेक्ट को अगेन यहां से आके सेलेक्ट कर सकता हूं और फिर मैं कीबोर्ड से की यूज करूंगा F, तो कैमरा के ऊपर ऑब्जेक्ट जो आपने सेलेक्ट किया था उसके ऊपर कैमरा का फोकस वापस आ जाएगा। तो हम एक F की यूज करते हैं, F इज इक्वल्स टू फ्रेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फ्रेम ऑब्जेक्ट इन व्यू कर लो, चले। तो जो आपके ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया होगा वो आपके व्यू के अंदर फ्रेम इन होकर फोकस पे आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेम ऑब्जेक्ट इन व्यू हमने की यूज की, ऑब्जेक्ट मेरे पास फोकस होकर आ गया। बस ये था बेसिक ऑफ GUI। अब आ जाते हैं कि यार इस पे गेमिंग हम काम कैसे करें। तो पहला स्टेप गेमिंग के अंदर आता है क्रिएटिंग योर सीन, ठीक है। तो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बना, हमने कहा ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे इस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना है एक टेबल के अंदर, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मॉडलिंग। उसूलन ये मॉडलिंग हम करते हैं ब्लेंडर के अंदर, माया के अंदर या 3D स्टूडियो मैक्स के अंदर। ये वो प्राइमरीली मॉडलिंग और एनिमेशन के सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं, कैरेक्टर्स, ऑब्जेक्ट्स, लोकेशंस, बिल्डिंग्स, कार, जो भी गेम के अंदर आप चीज बनाना चाह रहे हो वो मॉडल हम एक्चुअली वहां पे करते हैं। यूनिटी उसको फैसिलिटेट करता है, प्राइमरीली मॉडलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। तो हमारा असल काम होता है कि हम गेमिंग यहां पे कंट्रोल करें। ऑब्जेक्ट आप भले किसी भी एप्लीकेशन से ले आओ, लेकिन फिलहाल मैं इसी पे काम करूंगा। तो मैंने कहा यार चले मुझे इसमें सिंपल सी एक टेबल बनानी है, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट इधर बनाया, इस पर W प्रेस किया, मूव आ गया, इसको थोड़ा ऊपर उठा के रखा, ठीक है। और उसके बाद स्केल में चले गए, R प्रेस किया तो स्केल आ गया। फिर Y एक्सिस में इसको मैंने स्केलिंग थोड़ी कम कर दी और मैंने कहा यार इसको X में थोड़ा सा हमने बढ़ा दी, तो ये मेरे पास टेबल का टॉप आ गया, ज़बरदस्त। फिर राइट क्लिक किया, हायरार्की में 3D ऑब्जेक्ट्स में गए, क्यूब बना दिया। मैं यहाँ से कर रहा हूँ तो एक और क्यूब बन गया, ठीक है। इस क्यूब का मैं नाम दे दिया leg_1, तो ये leg1 बन गई मेरे पास। रीनेम भी हम कर दिया ऑब्जेक्ट को। आप यहाँ से भी रीनेम कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट जो सेलेक्ट किया हुआ है इंस्पेक्टर में आ जाए, ऊपर इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से भी मैं रीनेम कर सकता हूँ। हमने कह दिया ठीक है भाई। अब ये मुझे इसकी टांग बनानी है, तो मैंने इस भाईजान को पहले कहा कि यार ऐसे करो, स्केल में इसको कर दो 0.2। अब मैं डायरेक्ट यहाँ से एडिट कर रहा हूँ, इधर से भी कर सकता हूँ, मेरा दिल कर रहा है मैंने कहा X और Z में 0.2 कर दो, तो ये पतला सा एक टांग बन गई। Y में हमने कहा इसको थोड़ा सा ऊपर खींच के ले जाओ, तो ये हमारे पास ऊपर से एक टांग आ गई। W प्रेस किया तो मूव टूल आ गया, इसको मूव करा के मैं इसके करीब ले गया, तो ये मेरे पास टांग इसके सेंटर पर आ गई, ठीक है। तो हमारे पास ये टेबल बन गई। हमने कहा यार ऐसा करो, इसको 4 टांगों वाली टेबल बनाते हैं। तो फिर अब 4 टांगों वालों के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कैमरा को रोटेट किया इसके नीचे। अब मुझे X में पहले उठा के मैं इसके कॉर्नर पे ले गया, तो ये कॉर्नर पे आ गया, ठीक है। मैंने कहा ये तो थोड़ा बाहर निकल आया, इसको भले थोड़ा सा अंदर करो। मैंने कहा अभी भी ये बहुत मोटी है इसके हिसाब से, तो 0.2 है, 0.1 कर देते हैं, ठीक है। इसको भी मैंने Z को 0.1 कर दिया ताकि थोड़ी सी पतली टांग बन जाए। फिर Z एक्सिस में क्लिक करते हुए मैं इसके कॉर्नर पे लेके चला गया, ठीक है। और ये हाथ पे क्लिक किया, कैमरा को नीचे ले आए। ये हाथ हमारे पास कहलाता है ट्रैक व्यू, ठीक है, जिसको व्यू टूल कहते हैं। तो इससे आप कैमरा को जो है ना बेसिकली एक रोटेट क्या है, कैमरा को ऑब्जेक्ट के गिर्द रोटेट कर रहे हैं, लेकिन ट्रैक क्या है कि कैमरा को सीधा पकड़ते हुए ऊपर या नीचे लेकर जा रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको पहले ऊपर से नीचे ले आए, फिर हम इसको ट्रैक को हटा के ट्रांसलेट पे क्लिक किया, रोटेट पे गए। मैंने कहा यार ओके इसको थोड़ा सा इधर ले आओ, X में इसको पोजीशन कर दिया इधर, फिर कैमरा को रोटेट करते हुए Y में पोजीशन कर दिया इधर, तो ये मेरे पास टेबल इसके ऊपर आ गई, एक कोना आ गया। हमने कहा ज़बरदस्त। फिर कंट्रोल D प्रेस किया तो leg1 का डुप्लीकेट बन गया, ठीक है। कंट्रोल D हम प्रेस करेंगे, CTRL + D इज इक्वल्स टू डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। इन अदर वर्ड्स कॉपी पेस्ट, शॉर्ट फॉर्म में कॉपी पेस्ट हुआ, लेकिन कॉपी पेस्ट भी 2 ऑपरेशंस हैं, क्योंकि ये चीज इसमें इतनी बार बार हो रही है तो अंग्रेजों ने एक ही बटन बना दिया कंट्रोल D। कंट्रोल D आपका कॉपी भी करेगा, पेस्ट भी करेगा, तो एक साथ दोनों चीजें हमारे पास हो गई। ठीक है, लेकिन इसमें अब सिर्फ एक चीज का हमें ख्याल ये रखना है कि जब हम डुप्लीकेट करेंगे तो भाईजान आपका वहीं का वहीं डुप्लीकेट हो जाएगा, तो 2 ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल एक दूसरे के
ऊपर आ गए, ओवरलैपिंग हो गई। तो मैंने लेग 1 को यहाँ पे सेलेक्ट किया, W प्रेस किया, Z एक्सिस में जाके मैंने टेबल के दूसरे कॉर्नर पे रख दिया, तो ये दूसरी काबल बन गई। अब इस लेग को उठा के मैंने यहाँ पर आए या यहाँ पर आके एरो प्रेस करके मैंने लेग 2 नाम दे दिया, दूसरी टांग बन गई। मैंने कह दिया ज़बरदस्त काम हो गया। इसी तरह से फिर इस लेग को पकड़ा, कंट्रोल D प्रेस किया, तो ये टेबल का तीसरी टांग बन गई। तीसरी टांग को हमने सेलेक्ट किया, W प्रेस करके टेबल के दूसरे कोने पे मूव किया। अब देखो कैमरा हमारे पास इधर हो गया, तो मैंने ये वाला टूल सेलेक्ट किया, कैमरा को साइड में किया, थोड़ा जूम आउट किया और फिर कैमरा रोटेट किया, तो मेरे पास एंगल सेट बैठा। अब ये कैमरा का कंट्रोल भी समझना बहुत लाजमी है, क्योंकि ये हमें कंटिन्यूसली यूज़ करना पड़ेगा। तो अल्टर लेफ्ट माउस बटन से रोटेट करेंगे, स्क्रॉल भी से हम जूम कर रहे हैं, और ये हैंड पकड़ के कैमरा की पोजीशनिंग को हम सेट करेंगे। फिर मूव टूल यहाँ से सेलेक्ट करें या W प्रेस करें, जूम आउट किया, ठीक है, और इसको फिर थोड़ा सा उठा के मैंने पीछे कर दिया ताकि ये टेबल के इस तरफ आ जाए। फाइनली कंट्रोल D 1 मोर टाइम, और फिर अब Z में पकड़ के इस भाईजान को मैं यहाँ पे इधर लेकर आ गया, तो मेरे पास मेरी टेबल बनकर आ गई। ठीक है, लेट्स जस्ट रीनेम दिस लेग्स। रीनेम करना लाजमी नहीं है, लेकिन अगेन इट्स अ गुड प्रैक्टिस, क्योंकि आपके सीन के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, तो इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि आप उसको नेमिंग करते चलें। जो क्यूब पहला वाला बनाया था उसका मैं नाम दे दूंगा टेबल टॉप, तो ये मेरे पास टेबल टॉप बनकर आ गई। सो नाउ यू कैन सी दिस कि हमारे पास टेबल आ गई। साड़ी मर्जी बड़ी टेबल है, ठीक। ये प्रोसेस कहलाता है मॉडलिंग का। उसूलन ये भी बेसिक्स है, ठीक है। अगर मुझे कॉम्प्लेक्स टेबल बनानी है, जैसे अभी जिस टेबल पे हम लोग बैठे हुए हैं जिसमें बहुत सारी लाइंस और स्ट्रक्चर आ रहा है, कॉर्नर उसके राउंड ऑफ होने चाहिए, तो उस तरह के टूल्स फिर यूनिटी में नहीं है कि कॉर्नर्स को राउंड करना, या मुझे फेस मॉडल करना है, ज़ॉम्बी बनानी है, गाड़ी बनानी है, ट्रक्स बनानी है, कुछ भी हमें इस ऑब्जेक्ट बनाने हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स टूल्स मॉडलिंग के यूनिटी में नहीं है। इसके लिए फिर इसीलिए हमने कहा ब्लेंडर, माया या 3D मैक्स के अंदर हम जाते हैं, वहाँ पे प्योर टूल्स बने हुए हैं, वो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। या फिर इसके एसेट स्टोर में जाते हैं, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। मेरे पास ये टेबल बन गई, लेकिन अब ये जो सीन है ना, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आ गए, तो लेट्स ऑर्गेनाइज दिस सीन वेरी क्विकली। मैं क्या करूंगा, मैंने सबसे पहले टेबल टॉप उठाया। अब एक चीज नोट करो, मैंने टेबल को मूव किया तो टेबल का टॉप मूव होने लग गया, टांगे वहीं की वहीं रह गई। हमने कहा यार ये क्या बात हुई। मैंने एक टांग को सेलेक्ट किया तो ये टांग अलग उधर ही उधर रह गई। हमने कहा यार ये चीज सही नहीं हुई, ठीक है। अब इनको ज्वाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने लेग 1 उठाया, लेग 2 उठाई, लेग 3 उठाई, लेग 4, चारों टांगों को शिफ्ट सेलेक्ट करके हमने सेलेक्ट किया, क्लिक एंड ड्रैग किया और टेबल के अंदर हमने ड्रॉप कर दिया। क्लिक एंड ड्रैग करके टेबल के अंदर हमने टेबल के अंदर हमने ड्रॉप कर दिया, तो ऑटोमेटिकली देखो हायरार्की बन गई, ठीक है। ये हायरार्की इंडिकेट कर रही है कि अब ये चारों लेग्स जो हैं ये इस टेबल की चाइल्ड बन गई। अब ये चारों इसकी चाइल्ड बन गई। अब जहां पे आपकी टेबल टॉप मूव होगी, बेसिकली आपकी चारों टांगे, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिक ऑब्जेक्ट क्रिएट होकर आ गया, डन, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर एक बन गया टेबल का। हमने कहा यार तो जबरदस्त हुआ, ठीक। इसको हम कहते हैं मॉडलिंग। पहला स्टेज हमारे पास कंप्लीट हुई, हमने कहा जबरदस्त। अब नेक्स्ट फेज में आ जाते हैं, नहीं, ठीक है, ठीक है, ये चीज बनी यहां पे। नेक्स्ट फेज में आ जाते हैं, अगर इसको कलर देते हैं, ठीक है। कलर कैसे देंगे, अब आ जाते हैं हम नीचे प्रोजेक्ट विंडो के अंदर। यहां पर आ गए, सबसे पहले हम एसेट्स पे क्लिक किया, ओके। एसेट्स पे आने के बाद मैं एक पहले फोल्डर बना लेता हूं। फोल्डर बनाना लाजमी नहीं है, लेकिन ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि आप सीन को उस फोल्डर के अंदर स्ट्रक्चर करते जाओ ताकि आपको कहानी आसान रहे। तो मैंने यहां एम्प्टी स्पेस पे राइट क्लिक किया, क्रिएट में गए, हमने फोल्डर पे क्लिक किया, इसका नाम मैंने दे दिया मटीरियल, ठीक है। तो मटीरियल का एक फोल्डर बन गया। इस मटीरियल को डबल क्लिक किया, मैं फोल्डर के अंदर आ गया, ठीक। यहां पे राइट क्लिक किया, क्रिएट में गए, न्यू मटीरियल बना दिया। अब मैं यहां से भी बना सकता हूं, मैं कंपोनेंट ऑब्जेक्ट्स में जाके इधर से भी बना सकता हूं, ठीक है। कंपोनेंट्स में आ गए, यहां पे हमारे पास किधर गया मटीरियल, ठीक है। 3D ऑब्जेक्ट्स, और आई थिंक इधर नहीं है क्या, एसेट्स, क्रिएट एंड मटीरियल, ठीक है। तो एसेट्स में गए, क्रिएट में गए, मटीरियल हमारे पास आ गया। यहां से भी हम बना सकते हैं एसेट्स, क्योंकि मैं अभी एसेट ऐड कर रहा हूं, इसीलिए एसेट मेन्यू में गए। अगर सीन में कोई चीज ऐड कर रहा हूं तो हम गेम ऑब्जेक्ट में जाएंगे। इसी तरह कंपोनेंट्स आगे हम यहां से ऐड करते हैं, वो इस वाली लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो मैं एसेट ऐड कर रहा हूं, एक मटीरियल का राइट क्लिक किया, क्रिएट में गए, मैंने एक मटीरियल बना दिया, न्यू मटीरियल आ गया। मैंने इसका नाम दे दिया टेबल, टेबल ही कर देते हैं बस,
तो टेबल का मटेरियल दे दिया। जैसे ही क्रिएट किया तो ए आइकॉन यहां पर आ गया। इंस्पेक्टर के अंदर कंप्लीटली चीजें चेंज हो गई क्योंकि अब आपने मटेरियल सेलेक्ट किया हुआ है यहां से। ये एक थंबनेल बता रहा है कि मटेरियल का लुक कैसे आएगा। अब नाउ व्हाट इज अ मटेरियल फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि अभी मैंने टेबल बनाई है। अब ये टेबल प्लास्टिक की बनी है, शीशे की बनी है, मिट्टी की बनी है, सीमेंट की बनी है, लकड़ी की बनी है, हमें नहीं हमें पता है कि शीशे का मटेरियल अलग है, मार्बल का मटेरियल अलग है, टाइल्स का मटेरियल अलग है, मिट्टी का मटेरियल अलग है, शर्ट का मटेरियल अलग है, लेदर का मटेरियल अलग है। ये लफ्ज मटेरियल एग्जैक्टली यहां भी उसी सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। हर ऑब्जेक्ट जो आप बनाओगे उसका एक अपना लुक एंड फील एंड टेक्सचर है। तो मटेरियल का मतलब ये कि आप मुझे बताओ कि इसका मटेरियल कैसा होगा, क्या बनाने जा रहे हैं। अगर ये लकड़ी है तो ये एक अलग मटेरियल होगा। फिर इस पे टेक्सचर आता है, टेक्सचर लव हम अलग यूज करते हैं। शर्ट है तो ये क्लॉथ का मटेरियल है, तो ये क्लॉथ आ गया, लेकिन हर क्लॉथ का अपना अलग अलग टेक्सचर है, ठीक है। तो वो पैटर्न, वो टेक्सचर, वो कलर से रिलेटेड चीज हम टेक्सचर लफ्ज यूज करते हैं। और मटेरियल से मीन्स उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी, कि वो शाइनी हो ना हो। गिलास शाइनी होता है, मिट्टी शाइनी नहीं होती, ठीक है। तो वो चीजें यहाँ पे आ गई। मैंने यहाँ पे इसको कह दिया कि यार मटेरियल आ गया। सबसे पहले हम आते हैं एल्बिडो में। एल्बिडो जो है ये बेसिकली कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस कलर पे क्लिक किया, ये हमारे पास कलर व्हील आ गया, ओके। इस कलर, ये आरजीबी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू है। तकरीबन इसमें हम कोई भी कलर चाहे तो पैलेट बना सकते हैं। मेरे पास वुड टेक्सचर आएगा तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क ब्राउन सा वुड टेक्सचर कलर का मटेरियल दे देते हैं कि यार इसको मुझे किस तरह का, ये ब्राउन मटेरियल आ गया, फैंटास्टिक, बंद कर दिया, ब्राउन मटेरियल आ गया। नीचे मटेरियल का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे हल्की शाइन आपको नजर आ रही है। ये चीज कंट्रोल होती है स्मूथनेस से। जितनी सरफेस को आप स्मूथ करते जाओगे उतनी शाइन उसकी बारीक होती जाएगी। जैसे गाड़ी है तो गाड़ी का मटेरियल बिल्कुल शाइनी होता है, तो उसकी हम शाइन को, स्मूथनेस को और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से हर, अगर ये बॉटल है तो इसका शाइन बहुत रिजिड हो चुकी है, लेकिन शाइन मौजूद है मेटालिक की, तो उस हिसाब से हम इसकी शाइन कंट्रोल करते हैं कि यार कितनी ज़्यादा शाइन हो। मार्बल है तो उस पर शाइन थोड़ी सी दब्बे की फैली हुई होती है। बिल्कुल शाइन नहीं चाहिए, मैं स्मूथनेस जीरो कर दूंगा, तो ये बिल्कुल प्लेन मटेरियल हो गया। मैंने कह दिया चलो फिलहाल बिल्कुल प्लेन टेबल बनाते हैं, पुरानी सी है, इस पर कोई मटेरियल नहीं है। तो मैंने मटेरियल बना दिया। अब ये मटेरियल मुझे इसके ऊपर अप्लाई करना है। मैं क्लिक करूंगा, ड्रैग करूंगा, ड्रॉप किया, मटेरियल अप्लाई हो गया। मैंने क्लिक किया, ड्रैग किया, ड्रॉप किया, इसके ऊपर अप्लाई हो गया। मैंने क्लिक किया, ड्रैग किया, मैं चाहूं तो अब हायरार्की में भी जाके ड्रॉप करूंगा तो उसके ऊपर ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। पूरी टेबल पे आप करोगे तो एक साथ पूरी टेबल पे आ जाएगा। इसी तरह से मैंने यहाँ पे कर दिया। आई थिंक लेग 1 रह गई है, ये वाली लेग 1 पे आके ड्रॉप किया तो लेग आएगा। तो अब आपकी चारों टांग के ऊपर 4 मटेरियल्स आ गए। अगर आप चाहो अलग अलग असाइन करना तो आप अलग अलग भी कर सकते हो। हाँ, ठीक है। मैंने मटेरियल असाइन कर दिया। अब मुझे शाइन ऐड करनी है, स्मूथनेस में जाके मैं प्रॉपर्टी पे शाइन ऐड करूंगा। अब देखो जैसे ही मैं शाइन ऐड कर रहा हूं, यहां भी हल्की सी लाइट की वजह से शाइन पड़ रही है। मैंने कह दिया यार टेबल टॉप का कलर कुछ और करते हैं। राइट क्लिक किया, प्रोसेस दोबारा देखो, क्रिएट में गए, न्यू में गए, एक और मटेरियल बना दिया। इसका नाम मैंने दे दिया टेबल टॉप कर देते हैं इसका नाम, ठीक है। इसके कलर में चले गए, फॉर एग्जाम्पल इसका मैं ग्रीन टॉप कर लेते हैं कुछ, या येलो सा टॉप हम बना देते हैं इसका, ठीक है। आरजीबी में थोड़ी सी ब्राइट कर देते हैं, तो एक ब्राइट से येलो सा मटेरियल आ गया। इसकी हम स्मूथनेस थोड़ी सी ऐड कर देते हैं। ये मटेरियल ड्रैग किया, ड्रॉप कर दिया ऊपर, तो ऊपर का अलग हो गया, नीचे का अलग मटेरियल बन गया, ठीक है। अब जब मैंने टेबल को सेलेक्ट किया तो पूरी टेबल सेलेक्ट हो गई, ऑब्जेक्ट बन गया हमारे पास, ठीक। ये फर्स्ट फेज रहा। इसी तरह से अब आप जब गेम बनाने जाएंगे तो आप काउंटर स्ट्राइक उठा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपने हर ऑब्जेक्ट उसमें अलग मॉडल होता है, बिल्डिंग्स, लोकेशंस, इस तरह से पूरे रूम्स मॉडल होते हैं। अगर आप नीड फॉर स्पीड खेल रहे हो तो कार अलग मॉडल होकर आएगी, उसके रोड स्ट्रीट्स अलग मॉडल होकर आएंगे, और फिर यहाँ पे हम उसको कंपोज करके सेटअप कर रहे होते हैं। तो ये पहला फेज होता है क्रिएटिंग द 3D एनवायरनमेंट, ठीक है। अब इसमें एक स्टेप और रह गया प्रीफैब्स का। मैं एसेट्स में आ गया, यहाँ पे एक फोल्डर बना देते हैं, क्रिएट न्यू फोल्डर, और मैं नाम दे दिया इसको प्रीफैब्स का, ठीक है। प्रीफैब्स के अंदर चले गए, एक एम्प्टी प्रीफैब्स बना दिया। फिर मैंने टेबल टॉप को यहाँ से सेलेक्ट किया, ठीक है। अब ये स्टेप देखो, ये बड़ा काम का है क्योंकि इसका फिर आगे हमारे पास बहुत ज्यादा यूज आया था। मैंने टेबल टॉप को उठाया, ड्रैग करके यहाँ एसेट्स वाले इस वाले फोल्डर में यहाँ पे आके ड्रॉप कर दिया, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ बना, उसका थंबनेल बन गया, उसकी सेटिंग्स अलग बनी, उसका यहाँ पे आइकॉन बन गया। अब ये क्या हो गया, ये मेरे पास मेरा गेम ऑब्जेक्ट का एसेट क्रिएट हो गया। एसेट कहते हैं हमारा कीमती जखीरा, ठीक है, एक एसेट है हमारा, ये मेरा परमानेंट एसेट बन गया।
मैं चाहूं यहां से एक्सपोर्ट करके इस एसेट को अलग फाइल में सेव करके रख लूंगा, ताकि अब जितनी मैं गेम्स बनाने गया, जहां जहां मुझे टेबल की जरूरत पड़ेगी, मेरे पास ये एसेट आ गया। इसी तरीके से हम 3D Max, माया या ब्लेंडर में जाएंगे, वहां पे अपना एसेट बनाएंगे, वहां से एक्सपोर्ट होगा, FBX एक फॉर्मेट में एक्सपोर्ट होता है, यहां पे वो फॉर्मेट इंपोर्ट हो जाएगा, वो यहाँ पे एसेट्स में आपके पास आ जाता है। अब इस एसेट का एडवांटेज क्या है कि मैंने इसको, अब मुझे एक और टेबल चाहिए, दोबारा कौन बनाया यार, कितनी मैं डुप्लीकेट करूंगा। मैंने यहाँ एसेट से आया, ड्रैग एंड ड्रॉप करके एसेट टेबल रख दी, ठीक है, ये टेबल आ गई, ठीक है, दूसरी टेबल रख दी, यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके एसेट। अब मुझे देखो कितना आसानी रही कि मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करता जा रहा हूं, पूरा क्लासरूम का सेटअप हम बना सकते हैं। हमने कह दिया जबरदस्त कहानी हो गई, ठीक है। और ये देखो अब यहाँ पे ये ब्लू कलर इंडिकेट हो रहा है कि ये एसेट्स हैं, ये जो ब्लू कलर इंडिकेट कर रहा है ये एसेट्स हैं। ये वाला जो पहली टेबल थी ये आपकी डिफॉल्ट ओरिजिनल है, ठीक है। उसके बाद ये जितनी टेबल्स हैं ये आपकी एसेट्स की टेबल आ गई। इस एसेट्स का सबसे दूसरा मेन एडवांटेज ये है कि मैंने एसेट पे गया, मैंने कह दिया यार इसके मुझे ना थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, तो मैं एसेट पर डबल क्लिक किया तो आपका एसेट हाईलाइट होकर आ गया, बैकग्राउंड आपका चेंज हो गया, इंडिकेटिंग कि आप अब एसेट एडिटिंग मोड के अंदर हो। अब इस एसेट पे चले गए, मैंने कहा यार इसका जो टेबल टॉप था ये वाला, मुझे उसकी स्केल चेंज करनी है, या जो लेग्स हैं उसकी साइज चेंज करनी है, कि दीज इधर नहीं होनी चाहिए, इनकी पोजीशन फॉर एग्जांपल हम चेंज कर देते हैं, बल्कि पोजीशन से नहीं एक्चुअली इनका कलर चेंज करते हैं। तो मैं मटेरियल में गया, कलर में गया, मैंने कह दिया कि इसका भी जो कलर होगा वो थोड़ा सा ऑरेंज कर लेते हैं, ठीक है। मैंने एक एसेट का कलर चेंज किया, मैं वापस यहां पर आ गया, और बैक करने के लिए हायरार्की के अंदर यहां पे अब आपको एरो नजर आएगा, छोटा सा एरो, इस एरो पे क्लिक किया, आप सीन के अंदर आ गए, आपकी सारी टेबल्स की लेग्स ऑरेंज होगी। तो जो साइज की चेंज, कलर की चेंज, मॉडिफिकेशन छोटी भी आपने एक एसेट के अंदर करोगे, सारे एसेट्स ऑटोमेटिकली आपके चेंज होंगे। अब हमने सिंपली क्या करना है, टेबल 1 उठाई, मैंने इसको प्लेस करा दिया जिस लोकेशन पर रखना चाहूँ, टेबल 2 को चाहूँ, मैं सिर्फ सीन को अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करूंगा, हमारे पास सीन बन गया। फाइनली क्या करना है, गेम में आ गए, तो ये गेम व्यू आ गया, रन किया गेम को, अब आपके स्क्रिप्ट को लोड करेगा, प्ले करेंगे तो ये गेम व्यू ऑन हो गया। ऑब्वियसली गेम में कुछ नहीं हो रहा, बहुत घटिया सी गेम बनी हुई है, क्योंकि अभी इसमें हमने कोई एक्शन नहीं दिए हुए, कैमरा एंगल बिल्कुल फिक्स्ड है, एक ही तरफ से है, और गेम में कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। तो वेरी क्विकली ऐड लिटिल बिट एक्शन इनटू इट, ताकि हमें बेसिक समझ में आ जाए। तो मैंने इसको वापस स्टॉप किया, सीन में आ गए, मेरे पास ये चीज आ गई। पहली चीज कैमरा को सेलेक्ट किया, ठीक है बच्चा चले जाएं, मुझे बस 5 मिनट्स और चाहिए, ठीक है। मैंने इस कैमरा को थोड़ा सा ऊपर कर दिया, तो ये कैमरा मेरे पास थोड़ा ऊपर हो गया, ताकि मैं टेबल्स को थोड़ा सा बेहतर तरीके से देख सकूं, ठीक है। उसके बाद अब इसमें प्लेयर ऐड करते हैं, कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए मुझे प्लेयर ऐड करना है, तो मैंने राइट क्लिक किया, 3D ऑब्जेक्ट में गए, मैंने कैप्सूल ऐड कर दिया। अज्यूमिंगली ये जो कैप्सूल हमने बनाया, दिस बिकम्स माय प्लेयर, मैंने F प्रेस किया ताकि इस पे फ्रेम इन हो जाए, ये मेरे पास एक प्लेयर आ गया, ठीक है। इस वक्त कैप्सूल है, आगे चल के हम इसको किसी भी कैरेक्टर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इस कैप्सूल की भी आप साइज वगैरह हम चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 0.2 कर दी, मैंने 0.2 कर दी, और इधर भी आके मैं 0.2 कर देता हूँ, तो मेरे पास एक छोटा सा कैप्सूल आ गया। बाकी टेबल्स हम हटा देते हैं वेरी क्विकली, ताकि मैं एक को एक्सप्लेन कर सकूं और रेंडरिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। मेरे पास ये एक बेसिक कैप्सूल का आ गया। अज्यूमिंगली भाईजान ये मेरे पास मेरा एक प्लेयर बन गया, बस। अब इस प्लेयर के ऊपर आ गए, बाकी सेटिंग सारी सेम की सेम रही, ओके। नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है ऐड कंपोनेंट का, ठीक। ऐड कंपोनेंट में चले गए तो यू वुड फाइंड देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स दैट वी कैन ऐड इन दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ऑडियो इफेक्ट्स, फिजिक्स इफेक्ट्स, रेंडरिंग इफेक्ट्स, स्क्रिप्ट्स, बहुत सारी चीजें जिसमें आप काम कर सकते हैं। ऐड कंपोनेंट में चले गए, ये सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। फिजिक्स में चले गए तो ये सारे फिजिक्स हैं, 2D फिजिक्स, नेविगेशन वगैरह वगैरह। मैंने इसके ऊपर क्या करना है, मैंने कहा भाईजान ऐड में आओ, यहाँ पे सर्च में जाके सर्च करेंगे R से रिजिड बॉडी, तो एक रिजिड बॉडी इफेक्ट आ गया, ठीक है। रिजिड बॉडी जब आप इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो अब यहाँ पे हमारे पास नीचे रिजिड बॉडी आ गई। रिजिड बॉडी फिजिक्स का एक प्रिंसिपल है कि आपकी जो करेक्ट ऑब्जेक्ट है, नाउ इट विल बिहेव विथ रिस्पेक्ट टू फिजिक्स। अब इस ऑब्जेक्ट का देखो मास भी आ गया, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रैग एक फोर्स है जो कि मोशन के अगेंस्ट में क्रिएट होती है, वो आ गई, एंगुलर ड्रैग आ गया, ग्रेविटी आ गई वगैरह वगैरह। हमने कह दिया जबरदस्त, बस इतना करना था, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आके रिजिड बॉडी लगानी है। अब मैं वापस अपने गेम व्यू में गया, एंड लास्ट व्यू जैसे गेम प्लेस किया ऑब्जेक्ट ड्रॉप हो गया, ठीक है। अगेन सीन व्यू, इसको स्टॉप किया, लास्ट एक दफा प्लेबैक देख लो, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। एंड W, इसको मैं थोड़ा सा सीन को ऑब्जेक्ट के करीब लेकर आ जाते हैं,
ठीक है, मैंने वापस जैसे ही मैं प्ले करूंगा एंड ऑब्जेक्ट आपका ऑटोमेटिकली गिर जाएगा, टंग नीचे आ गया। अभी इसमें हमने और कुछ नहीं किया, क्यों? क्योंकि इस पे ग्रेविटी लगाई है, ग्रेविटी से नीचे आया, टेबल के ऊपर क्लाइडर लगा दिया, टेबल से क्लाइड किया। आगे चल के अब इसके हम सेटिंग्स को कंट्रोल अब हम करेंगे कि अगर ये स्फीयर है तो गिरे और वो नीचे आके गिर जाए, फिर टेबल से रोल होते हुए और नीचे गिरे, तो उसके ऊपर फोर्स, फ्रिक्शन, ग्रेविटी की सेटिंग्स कैसे जाएंगी। ये हमारे पास बेसिक गेम का पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। कुछ भी हम लगा सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। अब इसमें हमारे पास एक एसेट स्टोर अवेलेबल है जिसके अंदर हजारों की तादाद में टेम्पलेट्स मौजूद है। आपको गेम बनानी है, ट्रीज लगाने, एसेट्स पढ़े, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, एसेट्स लगाते चले गए, ठीक है। थोड़ा सा ये सेटअप है, इसको देखो, इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में इसके ऊपर और करेंगे। डाउनलोड करो, ये सेटअप आप काम करो, ठीक है। मेक श्योर नेक्स्ट क्लास तक आपने इसको डाउनलोड